हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेटर है, और लास्ट में द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ टर्म डेमोक्रेसी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड का ओरिजिन क्या है, यानी कि डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आता है। तो हम देखेंगे डेमोक्रेसी वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड डेमोक्रेशिया से आता है, और डेमोक्रेशिया दो वर्ड्स को मिला के बना है, डेमोस एंड क्रेशिया, जहाँ पे डेमोस का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है पीपल एंड क्रेशिया का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब बनता है रूल बाय द पीपल, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों का राज होता है, जहाँ पे रूल जो होता है वो पीपल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं एक सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो कहती है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक कंट्री में जब लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने रूलर्स को, तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। आइए अब हम डेमोक्रेसी के सिनेरियो को दूसरे गवर्नमेंट के टाइप से डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे म्यांमार का मिलिट्री कूप जो कि 1962 में हुआ था। म्यांमार में 1962 में म्यांमार की जो मिलिट्री है वो रूल करती थी 1962 से उस कंट्री को। तो म्यांमार के केस में क्योंकि मिलिट्री रूल करती थी, तो वहाँ पे मिलिट्री के जो लीडर थे उन्हें ही उस कंट्री का प्रेसिडेंट माना गया था। अब आप इस केस में देखेंगे मिलिट्री का लीडर जो भी होता था उसे बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। इसमें वहाँ के सिटीजन्स का, वहाँ के लोगों का कोई से नहीं होता था, वो उन्हें इलेक्ट नहीं करते थे। तो इस केस में अगर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी या नहीं? नहीं, म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं थी क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ के लीडर को चूज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट केस देखते हैं चिले का, जो कि 1973 से लेके 1990 तक वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। तो आइए देखते हैं डिक्टेटरशिप का सिनेरियो क्या होता है। वहाँ पे एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल ऑगस्टो पिनोशे। वो उस कंट्री को रूल करते थे, चिले को। सारे डिसीजंस वही लेते थे और वो किसी को कंसल्ट नहीं करते थे। और जो जनरल ऑगस्टो पिनोशे थे वो लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। उन्होंने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हटा दिया था, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया था। हालांकि बाद में 1990 में एक रेफरेंडम के थ्रू डेमोक्रेसी वहाँ पे फिर से रिस्टोर हुई और एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। पर क्या हम कह सकते हैं 1973 से 1990 तक जब जनरल ऑगस्टो पिनोशे वहाँ के प्रेसिडेंट थे, क्या चिले में डेमोक्रेसी थी? नहीं, चिली में डेमोक्रेसी नहीं थी क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया था और उनके सारे ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एबॉलिश थे। नेक्स्ट केस देखते हैं सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की एग्जिस्ट करती है। मोनार्की का मतलब होता है एक कंट्री का जो किंग होता है वो अपना क्राउन, वो अपनी लीडरशिप आगे अपने अगली जनरेशन को पास ऑन करता है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में इलेक्शंस भी नहीं होते और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती अपना लीडर सेलेक्ट करने की। जैसे कि हम देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में किंग के पास सुप्रीम पावर होती है, वो अपनी पावर जो है रूल करने की वो अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी किंग बनेगा वो बस इसीलिए किंग बनेगा क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ है, ना कि उसे लोगों ने इलेक्ट किया है। वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती अपना लीडर सेलेक्ट करने के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है? नहीं, सऊदी अरेबिया में अब डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि वहाँ के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है अपने लीडर सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एक कंट्री में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सबसे पहला फीचर है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक कंट्री जहाँ के सिटीजन्स अपनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वहाँ पे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। इसे हम एक केस सिनेरियो से समझते हैं।
पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप लेड करके 1990 में गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। उसके बाद एक रेफरेंडम के थ्रू 2001 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। उसके बाद उन्होंने 2002 में इलेक्शंस भी कराए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड इलेक्शंस थे। उसके बाद उन्होंने एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाई, लेकिन जितने भी मेजर डिसीजंस लेने की पावर थी उन्होंने अपने पास ही रखी और आर्मी चीफ के पास रखी। सो क्या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही थी पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे? नहीं कर रही थी, क्योंकि हालांकि उनके पास एक इलेक्टेड काउंसिल था, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। तो चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शंस। तो इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेसी में होते हैं और वो फ्री और फेयर होते हैं। फ्री और फेयर का क्या मतलब है? इसमें 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज राइट टू वोट। कंट्री के हर सिटीजन के पास एक राइट टू वोट होना चाहिए, चाहे वो सिटीजन उस राइट को एक्सरसाइज करे या ना करें, बट वो राइट एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू सिलेक्ट कैंडिडेट। कंट्री के हर सिटीजन के पास जो वोटिंग राइट्स हैं उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से कोई भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उसे वोट डाल सकता है। नो इंटिमिडेशन और कोएर्शन। उसके ऊपर, सिटीजन के ऊपर किसी भी तरह का दबाव या फोर्स नहीं होना चाहिए किसी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट इज इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो पूरा इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी एक पार्टी के हित में नहीं होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि इलेक्शंस कैसे हेल्ड हो रहे हैं और उनका कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस स्टडी देखते हैं। तो चाइना में जो है इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, और कंट्री की जो पार्लियामेंट है जिसे हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वो सिलेक्ट होती है इलेक्शंस के थ्रू। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें उसका मेंबर बनने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की अप्रूवल की नीड होती है। यानी कि अगर आपको पार्लियामेंट में इलेक्ट होना है तो एक स्पेसिफिक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन चाइना, जिसकी अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। वहाँ पे कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है और चाइना में एक ही पार्टी है। तो जो भी मेंबर इलेक्ट होगा वो सीपीसी की अप्रूवल से ही इलेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है किसी और पार्टी को, किसी और कैंडिडेट को चूज करने की। जिसे सीपीसी आगे करेगी प्रेसिडेंट बनने के लिए वही प्रेसिडेंट बनेगा, लोगों का उसमें कोई से नहीं है। ऐसे ही एक दूसरा केस है, मैक्सिको में इलेक्शंस हर 6 साल में एक बार होते हैं, लेकिन 2000 तक इलेक्शंस जो होते थे वहाँ पे मैक्सिको में बोला जाता था सॉफ्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। सॉफ्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूलिंग पार्टी जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी और अपोजिशन पार्टीज भी थी, मैक्सिको में दोनों टाइप की पार्टीज थी, लेकिन अपोजिशन पार्टी कभी भी जीतती नहीं थी। क्यों? क्योंकि पीआरआई जो है वो फ्रॉड और मैनिपुलेशन यूज करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप रूलिंग पार्टी की मीटिंग्स अटेंड कीजिए। जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो पेरेंट्स को कन्विंस करें रूलिंग पार्टी के लिए ही वोट करने को। तो यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज की जा रही थी और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे। नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और एक वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए हर वोट की। तो इससे रिलेटेड एक केस स्टडी देखते हैं। सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले विमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, यानी कि वो कंट्री का हिस्सा थी, वो कंट्री की सिटीजन्स तो थी पर उनके पास वोट नहीं था। ऐसे ही एस्टोनिया में सिटीजनशिप लॉज इस तरीके से बनाए गए हैं कि वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं आते हैं, और आते हैं तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं उन्हें। सेम विद फीजी। फीजी में 2 टाइप के लोग रहते हैं, 2 टाइप के सिटीजन्स हैं। इंडिजीनियस फीजी जो फीजी के ओरिजिनली लोग हैं, और दूसरे हैं इंडियन फीजी जो इंडिया से मूव करके फीजी गए हैं। तो अगर एक कैंडिडेट को 200 वोट्स मिलते हैं इंडिजीनियस फीजी के और 210 वोट्स मिलते हैं इंडियन फीजी के, फिर भी पहले वाला कैंडिडेट जीतता है, क्योंकि फीजी में इंडिजीनियस फीजी के वोट्स की वैल्यू ज़्यादा है इंडियन फीजी के वोट से। नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। हर डेमोक्रेसी में इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शंस के बाद रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इससे रिलेटेड केस स्टडी हम देखते हैं जिम्बाब्वे की।
जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, रॉबर्ट मुगाबे जो हैं वो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने 1980 में। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शंस तो होते थे, लेकिन हमेशा सेम पार्टी इलेक्शंस जीतती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर दिए, जिसकी वजह से उनके पास एब्सोल्यूट पावर आ गई। वो अपोजिशन पार्टीज को हरास करते थे, मीडिया को कंट्रोल करते थे। उन एक्टिविटीज जो थी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, जितनी भी एक्टिविटीज या डिस्कशंस होते थे, उन सबको इलीगल करार दे दिया गया था। और रूल्स बनाए गए थे कि आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद 2017 में मिलिट्री कूप के थ्रू रूलिंग पार्टी को हटा दिया गया। लेकिन इस केस में इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के दौरान और इलेक्शंस के बाद भी रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर सिटीजन्स जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही थी। तो हमने देखे डेमोक्रेसी के 4 मेजर फीचर्स हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शंस, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो चलिए अब देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कैसे अलग है, या इन दोनों टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले आप देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जांपल्स हैं इंडिया और यूएसए, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जांपल्स हैं चाइना एंड सऊदी अरेबिया। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है डेफिनेशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है लोगों के द्वारा, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री रूल करते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लीडर सिलेक्ट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू, और जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में या तो फोर्स के थ्रू होता है जैसे कि मिलिट्री कूप, या इनहेरिटेंस जैसे कि किंग के केस में, और अपॉइंटमेंट। सिटीजन्स राइट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन के राइट्स होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये सारे राइट्स या तो बहुत लिमिटेड होते हैं या एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है सब पे इक्वली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लीडर्स को जो है ऑफन लॉ से ऊपर माना जाता है, उनके पास बहुत अनलिमिटेड पावर्स होती है और वो लोग लॉ फॉलो नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी होती है, और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं रूल्स, तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको हटाया जा सकता है, जबकि ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं है। लीडर्स जो हैं इनडेफिनेट टाइम तक पावर में रह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? मेजोरिटी रूल्स। मेजोरिटी के बेसिस पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर डिसीजन लिया जाता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में थोड़े ही लोगों के पास या सिंगल पीपल के पास एक पावर होती है डिसीजन लेने की। तो ये सारे डिफरेंसेस थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो अभी जो हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखे और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिफरेंसेस देखें, उसको देख के आपको लग रहा होगा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पावर्स होती हैं, लोगों के पास राइट्स होते हैं, लीडर चेंज किया जा सकता है अगर वो अकाउंटेबल नहीं है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं। पर ऐसा नहीं है। हर कंट्री जो डेमोक्रेसी है वो फेस करती है कुछ चैलेंजेस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला चैलेंज जो डेमोक्रेसी फेस करती है, दैट इज इट लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। क्योंकि हर इलेक्शंस के बाद लीडर चेंज होने के चांसेस होते हैं, इसकी वजह से डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी रहती है। हर बार एक नया पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पर्सन आता है और सारी पॉलिसीज चेंज करता है। नेक्स्ट इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी का स्कोप बहुत कम रह जाता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि हर पर्सन जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शंस, वो पावर में आना चाहता है, वो रूल करना चाहता है, इसके लिए वो मोरालिटी पे कम ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। आपने देखा कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस लिए जाते हैं हर लेवल को कंसीडर करते हुए, मेजोरिटी के बेसिस पे, और बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म, उसको फॉलो करते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। इसकी वजह से जो कोई भी डिसीजन अगर डेमोक्रेसी में लेना होता है वो बहुत डिले हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट इज बैड डिसीजंस बाय इलेक्टेड पर्सन। जो भी इलेक्टेड पर्सन है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सही डिसीजन ले। कई बार वो सोसाइटी की, कंट्री की बेनिफिट ना देखते हुए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए गलत डिसीजंस भी लेते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल कंपटीशन लीड्स टू करप्शन। जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो स्पेसिफिकली इस चीज़ पे एग्जिस्ट करता है कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। सो इसलिए ज़्यादा वोट्स पाने के लिए कई बार पार्टीज जो हैं वो करप्शन का रास्ता भी अपनाती हैं। लास्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। कई बार सिटीजन्स को ही नहीं पता होता कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है या कौन सा कैंडिडेट उनके लिए खराब है, तो वो सही चूज नहीं कर पाते वोट डालने के टाइम पे कि हमें किसे वोट डालना चाहिए। ये सारी हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी।
तो अगर अब हम देखें किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी को कंपेयर करें तो ये सारे चैलेंजेस डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करते हैं। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ मेरिट्स जिसके बेस पे हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज स्टिल अ बेटर इफ नॉट बेस्ट, वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हर कंट्री के लिए। तो इसी से रिलेटेड हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज मोर अकाउंटेबल। हमने अभी देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बहुत अकाउंटेबल होती है अपने सिटीजन्स के लिए, क्योंकि अगर वो अपने वादे पूरे नहीं करती तो अगले इलेक्शंस में उन्हें चेंज किया जा सकता है, अगले इलेक्शंस में उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इज एनहांसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, उनके पास सारे राइट्स होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कि एक चैलेंज भी है डेमोक्रेसी का, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि डिसीजन मेकिंग जो है डेमोक्रेसी में वो सबको ध्यान में रख के ली जाती है, सबके साथ डिस्कशन किया जाता है, इसलिए जो डिसीजन निकल के आता है फाइनल डिसीजन वो बेटर क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट अलाउज फॉर सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन का मतलब है अगर वहाँ पे कोई आप गलत गवर्नमेंट चूज कर लेते हैं सिटीजन्स, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनके पास मौका है कि उस गवर्नमेंट को हटा के दूसरे गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक कंट्री में जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं, मल्टीपल कास्ट के लोग रहते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी का फायदा ये होता है कि वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील बेटर करती है, क्योंकि वो सबको साथ में लेके चलती है। नेक्स्ट लीड्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पूरी कंट्री में हर सिटीजन के पास एक वोट होता है जिसके बेस पे उसको ये लगता है कि वो गवर्नमेंट चूज करने में उसका कंट्रीब्यूशन है। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है सिटीजन्स का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है डेमोक्रेसी के केस में। तो ये सारे पॉइंट्स थे अभी तक हमने जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।